लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस थे, उसमें सॉरी ये यूलियन इरोजन और डिपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने देखे थे कि जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं। उसमें एक इंडोजेनिक प्रोसेस है, एक एक्सोजेनिक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे आपका वाटर आता है, ग्लेशियर आता है, विंड आती है, इसमें ओशियन में जो वेव्स चलती हैं, करंट्स चलती हैं, टाइड्स चलती हैं और सुनामी, इसके बारे में ये सारे जो है आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स में आते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपके जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस होते हैं वो ऑकर होते हैं, चाहे वो इंडोजेनिक हो चाहे ये नॉर्मली। इनकी वजह से जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं इनकी वजह से आपके एक्सोजेनिक प्रोसेस नॉर्मल हैं, ठीक है। बात हमने इरोजन, ये एब्रेशन, डिफ्लेशन और एट्रिशन पढ़ा था। उसके बाद विंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें सस्पेंशन, साल्टेशन और क्रीप होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था उसमें आपकी विंड डिपोजिशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें वेलोसिटी रिडक्शन की वजह से होता है आपकी विंड डिपोजिशन। विंड ऑब्स्टेकल कोई अगर आ जाए तो उसकी वजह से होता है, और इंक्रीज लोड, अगर विंड में बहुत ज़्यादा जो सेडिमेंट अगर आ जाए तब भी आपकी विंड डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यूलियन लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, जैसे वेंटिफेक्ट्स हैं, यार्डंग्स हैं, मशरूम टेबल और पेडेस्टल रॉक है, डिजर्ट पेवमेंट और लेग डिपॉजिट जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लो आउट्स हैं, और उसके बाद डिपोजिशनल। उसके बाद यहाँ तक हमने लास्ट टाइम इरोजनल लैंड फॉर्म्स में पढ़ा था। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो है डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, ठीक है। तो इसमें यहाँ देख लो आप, विंड और सैंड रिपल्स, ठीक है, विंड और सैंड रिपल्स। इस तरह से जो आपको ऐसे ऐसे जो यहाँ पे लाइनिंग जो दिख रही है इस साइड जो फोटोग्राफ में जो लाइनिंग दिख रही है, इन्हें रिपल्स भी कहा जाता है, रिपल मार्क्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये सैंड पे नॉर्मली जो आपकी सैंड होती है डिजर्ट्स में, डिजर्ट एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह के रिपल्स बनते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली तब बनते हैं जब आपकी विंड जो है स्लोली अगर आप ब्लो होती है, स्लोली विंड अगर ब्लो होती है तो उस वजह से आपके ये रिपल्स बनते हैं। देखो यहाँ पे मिनिएचर ड्यून्स विद इन ए ड्यून नॉट मोर देन 2 इंच टॉल। नॉर्मली इनकी ये जो टॉलनेस है, अगर एक सिंगल इसको लाइन को लोगे यहाँ पे तो इनकी टॉलनेस ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच होती है, 2 इंच ऊंचे होते हैं। इन्हें ड्यून्स भी कह सकते हो, लेकिन ड्यून्स के अंदर ही ड्यून्स एक्चुअली बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन उन ड्यून्स के अंदर ये छोटे छोटे ड्यून्स टाइप, ड्यून कहते हैं थोड़ा सा एलिवेटेड जो सरफेस है उन्हें ड्यून्स कहा जाता है। इसकी जो थिक टॉलनेस है, ये जो हाइट होती है इनकी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच होगी। सिंगल इनको देखो, ये जो यहाँ पे लाइनिंग जो आपके ऐसे ऐसे जो लाइनिंग आ रही है, इनकी जो हाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। मे फॉर्म फ्रॉम क्रॉस विंड और अपीयर टू बी ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन देन द लार्ज ड्यून्स, ठीक है। ये नॉर्मली जो डिफरेंट डायरेक्शन में जो आपकी विंड चलती है उस वजह से बनती है, ठीक है। विंड की वजह से इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें रिपल्स कहा जाता है। विंड और सैंड रिपल कहा जाता है, विंड रिपल्स भी कहा जाता है, या इसे आप सैंड रिपल्स भी कह सकते हो, ठीक है। ये हुए आपके पहला डिपोजिशनल फीचर्स जो आपका ड्यून्स है, ठीक, ये सॉरी रिपल्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका लूज है। लूज कहा जाता है कुछ ऐसा मटेरियल जो आपके विंड अपने साथ लेके आती है सेडिमेंट, और ले जाके कहीं पे अगर वो डिपॉजिट कर देती है तो उन्हें ड्यून्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यून्स, ये सॉरी लूज कहा जाता है, ठीक है। लूज कहा जाता है उस मटेरियल को जो आपकी विंड अपने साथ लेके आती है, आने के बाद किसी ऐसी जगह पे जहां पे विंड की वेलोसिटी कम हो जाए या कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, तो वहां पे विंड जो जितना मटेरियल वो लेके आई है वो पूरा मटेरियल डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। तो उसे लूज कहा जाता है। देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा है, एन यूलियन सेडिमेंट फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन सिल्ट टिपिकली इन 20 to 50 माइक्रॉन्स साइज रेंज, ठीक है। नॉर्मली वो जो अपने साथ विंड लेके आती है इसमें सिल्ट टाइप मटेरियल होता है, सिल्ट कहा जाता है
20 से 50 माइक्रोन उनकी साइज होती है, छोटे छोटे सेडिमेंट ला के कहीं पे डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। बुफ कलर्ड कहते हैं, जो यहाँ इमेज में आपको दिख रहा है, इस कलर को बुफ कलर कहा जाता है, ठीक है। बुफ कलर्ड नॉन इंड्यूरेटेड कैल्केरियस एंड परमिएबल, नॉन इंड्यूरेटेड कैल्केरियस कहा जाता है आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें मिक्स हो, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें मिक्स हो, इस तरह का मटेरियल नॉर्मली इसमें मिक्स होता है, ठीक है। तो बुफ कलर इसका इस तरह दिख रहा है, जैसे आपको देखने को मिल रहा है अभी, इसमें इस तरह का कलर होता है, ठीक है। उसे बुफ कलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुफ कलर, ठीक है। और जो आपका नॉन इंड्यूरेटेड है, ठीक है, नॉर्मली नॉन इंड्यूरेट कहा जाता है जिसमें हार्डनेस बहुत ज्यादा ना हो। ड्यूरेटेड कहा जाता है जिसमें हार्डनेस बहुत हो, लेकिन इस तरह के मटेरियल की हार्डनेस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए इसे नॉन इंड्यूरेटेड कहा जाता है। एक इसका बुफ कलर होता है, नॉन इंड्यूरेट मतलब हार्डनेस ज़्यादा नहीं होती है, ये इजीली आप खोद सकते हो, इजीली रिमूव भी होता है। कैल्केरियस होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स हो, और सबसे ज़्यादा ये परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब ये हुआ कि आपका वाटर इसमें से इजीली फ्लो हो सकता है, इसके बीच में से जाके उस तरफ से जाके इस तरफ से निकल सकता है, मीन्स वाटर इजीली एब्जॉर्ब भी हो सकता है और इसके अंदर से होकर फ्लो भी हो सकता है, उसे परमिएबल कहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे पोर स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है, जिस वजह से वाटर इजीली इसमें जाता है और कहीं से इजीली निकल भी जाता है। दे ऑकर एट वेरिएबल altitudes and are readily recognized in Aeolian deposits, ठीक है। ये अलग अलग अल्टीट्यूड्स, मतलब ये कहीं भी लो अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड कहा जाता है सी लेवल से ऊपर, ये लो अल्टीट्यूड्स पे भी हो सकता है, हाई अल्टीट्यूड्स पे भी डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। हमारे यहाँ भी इस तरह का डिपोजिशन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे विंड की वजह से डिपोजिशन हुई हो। विंड अपने साथ मटेरियल लेके आता है, फिर वो यहाँ कहीं ले जाके जहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल हो, विंड की वेलोसिटी कम हो जाए, ऐसी जगह पे लाके वो डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। तो उसे यूलियन डिपॉजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूलियन डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद है लूस इज रॉ मटेरियल फॉर मेनी मॉलिसोल्स द बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल। नॉर्मली ये बहुत सारी चीज़ों के लिए काम में आता है, जैसे आप ले सकते हो एग्रीकल्चर सॉइल, इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से इस पे एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है उसे इजीली किया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, इसे लूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूस, LOSS नहीं, LOESS, लूस, ठीक है। नेक्स्ट जो डिपोजिशन जो होती है आपकी विंड की वजह से, वो है सैंड ड्यून्स। पहले जो हमने पढ़ा था रिपल्स में भी कुछ एलिवेटेड ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते थे। ये जैसे देख रहे हो आप यहाँ से इस तरफ, ये पूरा सैंड है, पूरा रेत है, ठीक है। रेन इसको विंड साइड, इस तरफ से विंड साइड जो लिखा है, ये यहाँ से हवा इस तरफ चलती है, और ली साइड बैक साइड है, जहाँ जिस डायरेक्शन में विंड आ रही है उसे विंड वर्ड कहा जाता है, और पीछे वाला साइड जो है ली वर्ड है। तो पाइल्स ऑफ सैंड डिपॉजिटेड बाय विंड, बहुत ज़्यादा सैंड अपने साथ जब विंड लेके आती है तो इस तरह से छोटे, ये मतलब बहुत ज़्यादा हाइट होती है इनकी एज कम्पेयर टू आपके रिपल की हाइट तो कुछ इंचेस में होती है, इनकी हाइट मीटर्स में होती है, ठीक है। देखो यहाँ नीचे से यहाँ तक की हाइट कितनी है, यहाँ नीचे से यहाँ तक की हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं नॉर्मली डिपोजिशन जो होती है विंड की वजह से, इन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है। पाइल्स ऑफ सैंड डिपॉजिटेड बाय विंड, लीवर्ड साइड, स्लिप फेज, लीवर्ड को स्लिप फेज भी कहा जाता है। हेज ए स्टीपर स्लोप, अगर इस तरफ वाले पोर्शन से पीछे वाला लीवर्ड साइड देखोगे तो बहुत स्टीप होता है। स्टीप का मतलब एकदम से, मतलब उसमें इंक्लिनेशन नहीं होती, यहाँ से कोई भी आदमी ऊपर की तरफ चढ़ सकता है, लेकिन ली साइड से उतरना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा स्टीप होता है, ठीक है। विंड साइड इज मोर ग्रेजुअल, विंड साइड से ग्रेजुअल होता है, कोई भी इजीली ऊपर आ सकता है, लेकिन ली साइड से स्टीपनेस बहुत ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि विंड साइड से जो विंड ब्लो हो रही है उस वजह से ये थोड़ा जेंटल हो जाता है। ली साइड में विंड का इफेक्ट कम होता है, इस वजह से ये थोड़ा सा स्टीपर होता है, इसमें स्लोप थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें स्लोप कम है, ठीक है। इसे सैंड ड्यून्स कहा जाता है। इनकी हाइट जो है बहुत कुछ मीटर्स में होती है, फ्यू मीटर्स में हो सकती है, ठीक है।
और अगर इनकी ये जो विंड साइड है, विंड साइड के अगर जेंटल स्लोप की अगर लेंथ लोगे टोटल, इस पॉइंट से लेंथ आगे की तरफ जब लेके जाओगे तो वो जो लेंथ होती है नॉर्मली किलोमीटर्स में भी हो सकती है। ठीक है, ये हुए सैंड ड्यून्स। अब देखो टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून्स कितने टाइप के हो सकते हैं? सैंड ड्यून्स में सबसे पहला है बार्चन्स। बार्चन्स ये जो आप देख पा रहे हो ऐसे क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट कहा जाता है, आधी चांद जैसे होती है ना, चांद जो थोड़ा सा चांद दिखता है ऐसे गोल टाइप का दिखता है, उसे क्रिसेंट कहा जाता है। तो ये क्रिसेंट शेप्ड होते हैं इस तरह से। ठीक है, क्रिसेंट शेप भी हो सकते हैं, गोल गोल आधा चांद जैसा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे यहाँ से इस डायरेक्शन में विंड आ रही है, इस डायरेक्शन में जो विंड साइड लिखा हुआ है, ये अगर एग्जाम्पल में लोगे इसको, तो विंड साइड से ये थोड़ा सा ऐसा ये सर्कुलर होता है और ली साइड से थोड़ा सा स्टीपर होता है। इस टाइप के अगर सैंड ड्यून्स कहीं पे डिजर्ट्स विजर्ट्स में नॉर्मल ये देखने को मिलते हैं तो इन्हें बार्चन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार्चन्स। यहाँ देखो क्रिसेंट शेप ड्यून्स हुज लॉन्ग एक्सिस इज ट्रांसवर्स टू द डोमिनेंट विंड एक्शन। ये क्या कहते हैं, लॉन्ग एक्सिस इसे कहा जाता है जो विंड साइड में है। इस साइड से ज़्यादा स्टीपर नहीं होता है, जेंटल होता है, इसलिए इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, लॉन्गर एक्सिस होता है ये ज़्यादा डोमिनेंट टू डोमिनेंट विंड एक्शन की वजह से ये थोड़ा सा लॉन्ग एक्सिस जो है थोड़ा सा जेंटल होता है या ट्रांसवर्स होता है, और ली साइड पीछे वाली साइड थोड़ी सी स्टीपर होती है। इस तरह के क्रिसेंट शेप जो आपके ड्यून्स बनते हैं इन्हें बार्चन्स कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है आपके ड्यून की वो है ट्रांसवर्स ड्यून्स। ट्रांसवर्स ड्यून्स कहा जाता है इस तरह से अगर आपके ड्यून्स बनते हैं, ये देखो यहाँ नीचे इस तरह के जो ड्यून्स है ये रिपल मार्क से थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, इन्हें ट्रांसवर्स कहा जाता है। लॉन्ग सिमेट्रिकल ड्यून्स दैट फॉर्म परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन, जो विंड डायरेक्शन के ठीक परपेंडिकुलर बने। देखो ये ज्यादा स्टीपर है, विंड साइड से भी स्टीपर है। ठीक है, यहां से इस तरफ देखोगे तो ये बहुत स्टीपर है। ठीक है, that form perpendicular to wind direction formed when the source of sand is elongated one and transverse to wind direction। जब इसमें से जो sand का जो source है वो elongate होगा, elongate मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में अगर हवा बह रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ sand डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, sand डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होगी इसलिए ये elongate होगा। इलोंगेट कहने का मतलब ये बहुत दूर तक फैला हुआ होगा, जिस डायरेक्शन में विंड आ रही है वो जो स्लोप है बहुत दूर तक फैली हुई होती है। ठीक है, सिंगल लॉन्ग स्लिप फेस, इसमें एक ही स्लिप फेस होता है, इसमें स्लिप फेस ज़्यादा नहीं होता, एक ही होता है। बाकी जो सैंड ड्यून्स है उसमें हर डायरेक्शन में दो तीन पोजीशन में आपके जो ली वर्ड साइड है वो हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही होता है क्योंकि इसकी जो विंड साइड है वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर होती है। ठीक है, इसे ट्रांसवर्स ड्यून भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो पैराबोलिक ड्यून। ये जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऊपर एक डायग्राम बनाया हुआ है, नीचे उसमें एक्चुअल में फोटो दिखाई गई है, इसे पैराबोलिक कहा जाता है। पैराबोलिक मतलब ये बार्चन जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें विंड डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में, विंड डायरेक्शन यहाँ से इस तरफ है, बार्चन में यहाँ से इस तरफ थी विंड डायरेक्शन, लेकिन पैराबोलिक में यहाँ से इस तरफ है डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखो क्रिसेंट शेप ड्यून हुज लॉन्गर एक्सिस इज ट्रांसवर्स टू डोमिनेंट विंड साइड। ये जो क्रिसेंट शेप है इसकी जो लॉन्गर एक्सिस, ये दो जो एक्सिस है ना, ये और ये नॉर्मली विंड साइड से होगी, लेकिन बार्चन में उसके अपोजिट है। ये जो ट्रांसवर्स जो आपके ये जो लॉन्गर एक्सिस है वो विंड डायरेक्शन के अपोजिट साइड में होती थी। यहाँ जो पैराबोलिक है इसमें विंड डायरेक्शन यहाँ एरो से दिखाया गया है, तो लॉन्गर जो एक्सिस है, ये जो दो एक्सिस है ये आपकी विंड डायरेक्शन में ही होंगी। ठीक है, इसीलिए पैराबोलिक और बार्चन में यही फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेक्स इज लीवर्ड साइड एंड कनकेव इज विंडवर्ड साइड। जो इसका कन्वेक्स है वो लीवर्ड साइड से होता है। लीवर्ड साइड मतलब कन्वेक्स ये है, देखो ये वाला साइड कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स आपके विंड साइड ये लीवर्ड साइड में होगा, लेकिन बार्चन में कन्वेक्स जो था वो विंडवर्ड साइड में था, इसमें कन्वेक्स आपके लीवर्ड साइड में है, और कनकेव जो है विंडवर्ड में है, लेकिन बार्चन में कनकेव इसमें था, क्या कहते हैं, लीवर्ड साइड में था। तो थोड़ा सा फर्क देख लो बार्चन और पैराबोलिक ड्यून में। ठीक है,
इसमें मल्टी स्लिप फेसेस, इसमें जो फेस है वो मल्टी स्लिप है, इस तरफ भी मल्टी, ये लीवर्ड फेस है या स्लिप फेस है, यहाँ से भी स्लिप फेस है, उस तरफ से भी स्लिप फेस है, उस तरफ से भी स्लिप फेस है। लेकिन ट्रांसवर्स में एक ही फेस होता था। हाँ, बार्चन में भी मल्टी फेसिटेड हो सकता है, मल्टी फेसिटेड मतलब मल्टी स्लिप फेसेस हो सकते हैं, या लीवर्ड साइड डिफरेंट साइड से हो सकता है, उस तरफ से भी लीवर्ड साइड है, यहाँ से भी लीवर्ड साइड, यहाँ से भी लीवर्ड साइड, यहाँ से हर जगह से लीवर्ड साइड हो सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका पैराबोलिक ड्यून्स। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स में ए लार्ज इलोंगेट ड्यून लाइंग पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड। देखो ये जो ड्यून है यहाँ से फैला हुआ है उस तरफ तक, ठीक है, ये जो ड्यून देख सकते हो आप पूरे एरिया में फैला हुआ, ये सिंगल ड्यून है पूरा, ये बहुत ज़्यादा ये एरिया कवर करता है, ठीक है, या इसे सीफ ड्यून भी कहा जाता है। सीफ ड्यून कहा जाता है, तलवार जैसे होता है, थोड़ा सा गोल उस टाइप का, ये देखो यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा गोल है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसे सीफ ड्यून भी कहा जाता है या लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। ठीक है, जो आपका लीवर्ड साइड है वो बहुत दूर तक फैला हुआ होता है। ठीक है, अगर इसमें ड्यून देखोगे आप, ये नीचे गया हुआ ये वाला पोर्शन, यहाँ से इस तरफ से जब आओगे, ठीक है, ये एकदम से नीचे गया हुआ ये वाला पोर्शन, लेकिन इस तरफ से बहुत दूर तक है। अगर इस पोजीशन में जाते जाओगे ये यहाँ तक फैल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो, इन लार्ज इलोंगेट ड्यून लाइंग पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड। ये जो सीफ ड्यून या लॉन्गिट्यूडनल ड्यून है, ये आप बांगर खोल के भी देख सकते हो, वहाँ एक ग्राफिक डायग्राम में बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, उसमें इसकी डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, उसमें ये डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन longitudinal dunes usually have symmetrical cross section. They generally form in area that are located behind an obstacle where sand is abundant and wind is constant and strong. ये देखो, ये obstacle ने पूरा sand यहाँ रोक के रखा हुआ है, इस वजह से यहाँ sand accumulate होती जाती है, और इसका जो दूसरा एंड है इस फोटोग्राफ में भी नहीं दिख रहा है, ये बहुत लंबा होता है। विंडवर्ड साइड ना, ये जो ली साइड है जहाँ से विंड नहीं, विंड डायरेक्शन के अपोजिट साइड है वो बहुत छोटी होती है, स्टीप होता है, लेकिन विंडवर्ड साइड जो है बहुत लॉन्गर होता है। ठीक है, इसकी डायग्राम आप उसमें बांगर में देख सकते हो, वहाँ बहुत अच्छी दी हुई है। ठीक है, दूसरा है स्टार ड्यून्स। स्टार ड्यून्स कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, ये पूरे स्टार की तरह दिखते हैं, ज़रा देखो इसे गौर से, तो ये इस तरह से पूरे स्टार्स की तरह, ये पायरामिड्स की तरह, आपने देखे होंगे मिस्र के पायरामिड्स देखे होंगे, तो मिस्र के पायरामिड्स की तरह बनते हैं, ये बनते हुए एक्चुअली विंड की वजह से। हाँ, तो नॉर्मली ये तब बनते हैं जब आपकी विंड की डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में विंड ब्लो होती हो, एक ही डायरेक्शन में अगर विंड ब्लो होती तो उसे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बनते। यहाँ देखो, लार्ज पायरामिडल और स्टार शेप ड्यून्स हैज 3 और मोर स्लिप फेसेस। इसमें देखो 3 या 3 से ज्यादा स्लिप फेसेस हैं, एक इस तरफ, एक उस तरफ, एक इस तरफ। ठीक है, 3 से ज्यादा स्लिप फेसेस हैं। इसमें भी देख सकते हो आप, एक स्लिप फेस इस डायरेक्शन में है, एक स्लिप फेस इस डायरेक्शन में है, एक स्लिप फेस इस डायरेक्शन में है। माइक बंद करो। एक स्लिप फेस उस डायरेक्शन में और एक स्लिप फेस इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो है मल्टी फेसिटेड है। क्या है? मल्टी फेसिटेड। इसमें बहुत सारे स्लिप फेसेस होते हैं। स्लिप फेस मतलब जो विंड डायरेक्शन के ठीक अपोजिट साइड में हो। विंड अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में ब्लो हो रही तो इसके पीछे एक फेस है। अगर विंड वहाँ से यहाँ ब्लो हो रही तो ये वाला स्लिप फेस है। अगर विंड यहाँ से इस डायरेक्शन में है तो ये वाला स्लिप फेस है। तो विंड की डायरेक्शन यहाँ बार बार चेंज होती है, इस वजह से इस तरह के स्टार ड्यून्स बनते हैं। ठीक है, does not migrate along the ground but grows vertically। ये नॉर्मली लॉन्गिट्यूडनल वेव, बार्चेंस, आपके पैराबोलिक ड्यून्स उसकी तरह माइग्रेट नहीं होते। अगर ये इस पोजीशन में है तो यहीं पे ही रहेंगे, लेकिन बाकी जो ड्यून्स है आज यहाँ है तो कल दूसरी पोजीशन पे होंगे, परसों तीसरी पोजीशन पे होंगे। लेकिन ये जो स्टार ड्यून्स हैं ये अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं। ये ग्रो वर्टिकली करते हैं, ये बड़े होते जाते हैं, हाइट में इंक्रीज आती जाती है। ठीक है, बाकी ड्यून्स की तरह ये माइग्रेट भी नहीं होते हैं। बाकी ड्यून्स वर्टिकली ग्रो नहीं होते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं। ये जो ड्यून्स है वर्टिकली ग्रो होते जाते हैं। जितना सैंड एक्यूमुलेट होता जाएगा उतना ये ग्रो करते जाते हैं। ठीक है,
फिर है डोम शेप, ठीक है, डोम शेप कहा जाता है, इस तरह का डोम जैसा बना है। अगर आपका ये डिजर्ट एरिया में विंड की वजह से इस तरह से डोम शेप बनते हैं, हर साइड से गोल होता है ये। माउंट्स ऑफ सैंड दैट इज सर्कुलर और इलिप्टिकल इन शेप, ये हर डायरेक्शन में गोल होता है। लेकिन अगर आप स्टार ड्यून देखोगे, ये हर डायरेक्शन में गोल नहीं है, ये स्टार की तरह है, लेकिन डोम शेप में पूरा गोल होता है हर डायरेक्शन में, ठीक है। हैज नो स्लिप फेस, इसमें कोई स्लिप फेस होता ही नहीं, क्योंकि ये पूरा हर डायरेक्शन में गोल होता है, इसलिए इन्हें डोम ड्यून्स कहा जाता है या डोम कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो रिवर्सिंग ड्यून्स दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन स्टार एंड ट्रांसवर्स ड्यून, ठीक है। देखो नॉर्मली ये जो आप देख पा रहे हो, ये विंड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, विंड फ्रॉम वन डायरेक्शन, अगर विंड एक ही डायरेक्शन में ब्लो होती रहे तो ये इस तरह से बनाता है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट साइड में भी अगर विंड ब्लो होती है, दो डायरेक्शंस में अगर विंड ब्लो होती है तो कुछ इस तरह का ये बनाता है, ड्यून बनाता है, जिसमें इस तरफ से भी विंड ब्लो हो रही है, इस तरफ से भी, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो ड्यून है वो कुछ इस तरह हो जाता है, जिसमें ये देखो रिच और क्रेस्ट, इसमें रिच बन रही है, ऊपर बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत तेज, मतलब ऐसा चाकू की तरह रिच बन रही है, ठीक है, ये रिच बन रही है, या जिसे क्रस्ट या रिच कहा जाता है। रिच इज एसिमेट्रिकल एंड हैज नो स्लिप फेस, और इसमें भी कोई स्लिप फेस नहीं, क्यों? क्योंकि विंड दोनों डायरेक्शन में ब्लो हो रही है। विच स्लिप फेस तब बनता है जब विंड एक ही डायरेक्शन में, एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में ब्लो हो। यहाँ पे तो हर डायरेक्शन में जो है एक साथ ब्लो हो रही, दो डायरेक्शन में एक साथ ब्लो हो रही, इसलिए स्लिप ऑफ फेस नॉर्मली नहीं देखने को मिलता, या लीवर्ड साइड देखने को नहीं मिलता। इसे कहते हैं रिवर्सिंग। रिवर्सिंग मतलब ये इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड से आपका ड्यून बनेगा एक साथ, ठीक है, उसे रिवर्सिबल कहते हैं या रिवर्सिंग कहा जाता है। जैसे आप जैकेट दोनों साइड से पहनते हो, उस तरीके से इसमें ड्यून भी आप पहचान नहीं पाओगे कि लीवर्ड साइड कौन है और विंडवर्ड साइड, क्योंकि दोनों तरफ से विंडवर्ड होती है, तो यहाँ लीवर्ड एग्जिस्ट ही नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये है कोस्टल ड्यून्स। कोस्टल ड्यून्स नॉर्मली ओशन के आसपास कोस्ट के अलोंग बनते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड व्हेन देयर इज ए लार्ज सप्लाई ऑफ बीच सैंड एंड स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोन फ्रॉम सी टू शोर। ये तब बनते हैं जब मैक्सिमम सैंड एक्यूमुलेट हो जाती है शोर पे वाटर की वजह से, और उसके ऊपर अगर विंड ब्लो होती है तो वो विंड उस सैंड को एक जगह पे एक्यूमुलेट करती है, और उस वजह से कोस्टल ड्यून्स बनते हैं इस तरह से। ये जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे कोस्टल ड्यून बना हुआ है, यहाँ पे कोस्टल ड्यून बने हुए हैं, जहाँ पे विंड जो है थोड़ा सा एक्चुअल नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस से थोड़ा सा एलिवेट हो जाए, उन्हें ड्यून्स कहा जाता है। तो यहाँ पे सी शोर के या कोस्ट के लॉन्ग, सी कोस्ट के लॉन्ग भी जो सैंड एक्यूमुलेट होती है, जब वो सैंड ड्राई हो जाती है और उसके बाद हवा जो चलती है वो उसे एक जगह पे एक्यूमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से आपके सैंड ड्यून्स बनते हैं। फॉर्म व्हेन देयर इज ए लार्ज सप्लाई ऑफ बीच सैंड एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू शोर, ठीक है। हवा जो है समुंदर से किनारे की तरफ जब ब्लो होती है, वो पूरे जो सैंड वहां पे एक्यूमुलेट है उसे एक जगह पे जमा कर देती है, जिस वजह से आपके ड्यून्स बनते हैं। बीच एरिया मस्ट बी वाइड, और इसके लिए कंडीशन ये है कि आपका जो बीच वाला एरिया है, समुंदर का जो किनारा है जिसे बीच कहा जाता है, वो चौड़ा होना चाहिए ताकि विंड ब्लो हो और वो एक्यूमुलेट करे, ठीक है। डिसिमिलर फ्रॉम डिजर्ट ड्यून्स इन दिस दियर फॉर्म्स एंड शेप एंड इन फैक्ट देयर इज दे डू नॉट माइग्रेट। दूसरे अगर बात कहें तो ये जो डिजर्ट की तरह आपके जो कोस्टल एरिया पे जो ड्यून्स हैं वो माइग्रेट नहीं होते, एक ही जगह पे जहां बने हैं वो हमेशा वहीं पे ही रहेंगे, ये माइग्रेट नहीं होते, क्योंकि इसके आसपास मॉइस्चर है, इस वजह से ये माइग्रेट नहीं होते। बस, तो लास्ट में हम इसे कंक्लूड करेंगे। देखो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी वो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन में देख लेते हैं। हमने देखा विंड में इरोड, ट्रांसपोर्ट, डिपॉजिट मटेरियल, ठीक है, डिपॉजिट मटेरियल एंड आर इफेक्टिव एजेंट्स इन रीजन्स विथ स्पार्स वेजिटेशन। नॉर्मली विंड जो आपका विंड की वजह से एक तो इरोजन होती इरोड होता है मटेरियल, जाके ट्रांसपोर्ट होता है कहीं पे, फिर जाके कहीं डिपॉजिट होता है। इरोड करना मतलब इरोजन होती है, फिर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, और जहां पे विंड की वेलोसिटी कम हो वहां डिपॉजिट होता है, ठीक है। एंड आर इफेक्टिव एजेंट्स इन रीजन्स विथ स्पार्स वेजिटेशन, और ये जो नॉर्मली विंड की वजह से इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन होती है, ये नॉर्मली उन एरियाज में होती है
जहां पे आपकी वेजिटेशन बहुत कम हो। ठीक है, डिफ्लेशन एंड एब्रेशन आर द टू मेथड्स बाय विच विंड कैरीज आउट इट्स इरोजनल एक्टिविटीज ऑन द अर्थ सरफेस। और जो विंड जिस प्रोसेस से आपकी इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन करती है, उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो दो मेथड से होते हैं। एक डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन का मतलब हवा अपने साथ मटेरियल को उठा के लेके जाती है, वो डिफ्लेशन। दूसरा, जो मटेरियल उठा के ले जा रही है वो किसी बेड रॉक के साथ अगर कोलाइड करती है, ठीक है, तो उस वजह से वो जो बेड रॉक है उसमें एब्रेशन होती है, वो टूटता है, उस प्रोसेस को एब्रेशन कहते हैं। तो विंड जो है दो तरीके से आपका इरोजनल एक्टिविटीज जो है वो नॉर्मली इरोजनल एक्टिविटीज वो नॉर्मली करती है, वो है एक डिफ्लेशन और एब्रेशन। डिफ्लेशन और एब्रेशन की वजह से विंड आपकी इरोजन करती है, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर। तीसरा, मशरूम टेबल, पेडेस्टल रॉक, यार्डेंस, वेंटिफेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट इरोजनल फीचर्स। नहीं दिख रहा सर, हाँ, वो आपका प्रॉब्लम है, नहीं दिख रहा। आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो मशरूम टेबल, पेडेस्टल रॉक, यार्डेंस, वेंटिफेक्ट्स, ये ऐसे फीचर्स हैं जो इरोजन की वजह से बनते हैं। ठीक है, और इरोजन जो है डिफ्लेशन और एब्रेशन की वजह से होता है। और मशरूम टेबल, पेडेस्टल रॉक, यार्डेंस, वेंटिफेक्ट्स ये इरोजनल फीचर्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विंड ट्रांसपोर्टेशन। विंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू सस्पेंशन, साल्टेशन एंड क्रीपिंग। विंड जो ट्रांसपोर्टेशन करती है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, या तो वो सस्पेंशन में ले जाएगी, बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल, क्ले या मड के जो पार्टिकल्स वो हमेशा सस्पेंशन में, इसीलिए ये बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा है साल्टेशन, मतलब साल्टेशन का मतलब हुआ आपने देखा कि यहाँ से सेडिमेंट उठा लिए, थोड़ा सा दूर ले जाके फिर वो फिर सेटल डाउन हो जाते हैं, उसे साल्टेशन कहते हैं। उस प्रोसेस से भी ये ट्रांसपोर्ट करती है। तीसरा क्रीपिंग, जो बड़े ग्रेन्स होते हैं जिन्हें नॉर्मली कैरी करना मुश्किल है विंड के लिए, तो उससे वो क्रीप कराती है। क्रीप मतलब धक्का लगता है, वो आगे की तरफ रोल होते हुए चले जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्रीपिंग कहा जाता है। तो आपकी जो विंड है वो तीन तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करती है, सस्पेंशन, साल्टेशन, क्रीपिंग। ठीक है, और जो ड्यून्स, लूज एंड रिपल मार्क्स आर द डिपोजिशनल फीचर्स। और जहां ले जाके वो डिपॉजिट कर देती है विंड, ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो मटेरियल डिपॉजिट होगा वो उसमें जो फीचर्स बनते हैं उसमें ड्यून्स हैं, लूज है और सैंड रिपल्स हैं। ये कुछ डिपोजिशनल फीचर्स हैं जो आपके विंड की वजह से बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सैंड ड्यून्स फॉर्म इन एनवायरनमेंट दैट फेवर्स द डिपोजिशन ऑफ सैंड। और सैंड ड्यून्स तब बनते हैं जब उसके लिए वो इन्वायरमेंट फेवरेबल हो, जहां पे विंड डिपोजिशन मतलब मैक्सिमम हो। एग्जाम्पल के तौर पे बार्चन्स हैं, ट्रांसवर्स ड्यून्स हैं, पैराबोलिक ड्यून्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका विंड इरोजन या यूलियन डिपोजिशन एंड इरोजन। ठीक है, यूलियन डिपोजिशन एंड इरोजन। इसमें हमने देखा कि विंड इरोजन करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है और डिपोजिशन करती है। इरोजन जो प्रोसेस होता है वो डिफ्लेशन और एब्रेशन की वजह से होता है, और साथ साथ एट्रिशन का भी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से आपका इरोजन होता है। और इरोजन की वजह से आपके मशरूम टेबल, पेडेस्टल रॉक, यार्डेंस, वेंटिफेक्ट्स और ये सारे फीचर्स इरोजन की वजह से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद विंड जो ट्रांसपोर्टेशन करती है वो सस्पेंशन के फॉर्म में करती है, या साल्टेशन के फॉर्म में करती है, या क्रीपिंग के फॉर्म में करती है। ठीक है, उसके बाद सैंड जो इरोजन करेगी, फिर मटेरियल को वहां से ट्रांसपोर्ट करेगी इरोजन के बाद, फिर वो कहीं ले जाके उसे डिपॉजिट करेगी। और डिपोजिशन के दौरान, डिपोजिशन जब होगी तो वहां पे भी कुछ लैंड फॉर्म्स बनेंगे, जिसमें आपके ड्यून्स इन्वॉल्व हैं, लूज इन्वॉल्व है और सैंड रिपल्स। इस तरह के फीचर्स नॉर्मली डिपोजिशन की वजह से बनते हैं, ड्यून्स, लूज और रिपल मार्क्स। ठीक है, ये वो फीचर्स हैं जिन्हें डिपोजिशनल फीचर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर सैंड ड्यून की बात करें तो उसमें बार्चन्स, ट्रांसवर्स ड्यून, पैराबोलिक ड्यून और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता दो। सर आपने अभी जो कंक्लूजन बताया ना सर इसका, हाँ हाँ हाँ,
इतना याद किया तो काफी। हाँ काफी, इसी यही विंड इरोजन में यही चीजें तो होती हैं, पहले इरोजन होता है, इरोजन की वजह से ये फिर फीचर्स बनते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन सस्पेंशन, सस्पेंशन ट्रांसपोर्टेशन साल्टेशन और साल्टेशन ट्रिपिंग। और क्रीपिंग होता है, फिर जाके यस सर। डिपॉजिट होगा मटेरियल जिसकी वजह से आपके ड्यून्स, डिपॉजिट आपके होते हैं। लूस और सैंड रिपल्स बनते हैं। ठीक है। जी सर, समझ आ गया सर। यस सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन है किसी को तो बता दो। सर इसके लिए कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए सर, जो क्रिपिंग, जो विंड, जो आपने कहा था ना सर, जो यहाँ पे कुछ सारे जैसे स्टार ड्यून्स यहाँ पे, जो बहुत सारे अभी टाइप पड़े थे ना सर, टाइप्स ऑफ सैंड्स के, हाँ हाँ हाँ। इनके कंडीशन कैसा होना चाहिए, फेवरेबल की कंडीशन जैसा भी उस टाइम ये बन जाते हैं।